कि हमने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है कि कैसे पृथ्वीवासी पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस या वसा आते हैं, और हमारा भी कुछ यही सपना है कि हम अपने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा लें और एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन पहुंच जाए। लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर बस्तियां बसाना अब सपना ये साइंस फिक्शनल नहीं रह गया है, बल्कि अब यह हकीकत होने वाला है। नासा के स्टेज प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी, और जब इस नए तेरा की नींव रखी जाएगी, हम सब इसके साक्षी होंगे। इस साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतरने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे, और मिशंस के दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 5 लोगों ने चांद की धरती को छुआ। और चांद पर आखिरी मिशन था अपोलो 17, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश नहीं की, और आज 50 साल का समय हो चुका है चांद पर आखिरी मानव मिशन किए हुए। लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है, और चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। चैनल पर किए जाने वाले RTMS प्रोग्राम का मकसद है साल 2014 तक पहली वह मैन और अगले मैन को चांद की धरती पर उतरना और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2018 तक RTMS बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टिस्ट बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे से कंटेंट क्रिएटर को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोच कर देखिए कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस्ट इस घंटे के अंदर काले अंधेरे में होगा। लेकिन आखिर चांद पर रूलर भेज बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, और इसका आगे आने वाले स्पेस मिशंस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? चांद पर गोल्ड, प्लैटिनम और अन्य अर्थ मेटल्स का खजाना है। लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वह है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, तो यह बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशंस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाकर फिर से रिफ्यूल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद की गहराई में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, तो वह फ्यूल का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक वाटर आइस मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए, तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर न बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। RTMS प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है इसका लॉन्च सिस्टम, रॉकेट यानी SLR, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। ये इस पेस्ट को पृथ्वी के बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि इस मिशन को चांद तक ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे। ये एक तरह का छोटा स्पेस स्टेशन होगा, जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। और इस मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे। और हाँ, ये सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। चलिए अब जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। स्टेज प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, वह टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक कन्वेंट मिशन करते हैं। जब उन्हें सफलता मिल जाती है, तब जाकर इंसानों को भेजने का रिस्क लिया जाता है, और उनमें उन्हें रॉकेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हु इन्वेंट मिशन को अंजाम दे चुकी होती है। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को तारने के लिए अपोलो प्रोग्राम में किया था।
अपोलो फॉर 5 और 6 इन 3 इन्वेंट मिशंस को सबसे पहले अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपूर्व 7, 8, 9, 10 मिशंस को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे, लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इन मिशंस में स्टूडेंट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। अपोलो 7, 8, 9, 8 एडमिशंस फॉर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गई थी, लेकिन वह चांद के ऑर्बिट में घूमकर फिर से वापस आ गए। जब वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब वह इंसानों को चांद पर उतरने में सक्षम है, तब जाकर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया। ठीक उसी तरह से आरटीएमएस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। आरटीएमएस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशंस किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 7 एक टेस्ट फ्लाइट होगी। इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट और एंड स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कोई भी इंसान बोर्ड पर नहीं होगा। इस मिशन का मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नोट खोले जाने के लिए जिस रॉकेट पर इस पेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं के लिए सही है या फिर नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। कि मेजबान के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाली मूल मिशंस के लिए लंबे समय तक ठीक काम करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स क्रू ऑन बोर्ड भेजे जाएंगे और ये नोट्स वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से वह घर वापस लौट आएंगे और उसके बाद आरटीएमएस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक वुमेन चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान पहुंचेंगे। और टेलमी 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है, जब नासा ने पहली बार आरटीएमएस प्रोग्राम को रन आउट किया था। यह अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और यह दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट बिल्कुल है। यह इतना पावरफुल है कि 132 मंजिला इमारत को भी उछाल कर फेंक दे। एसएमएस का काम होगा और एंड स्पेस को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा और एंड स्पेस क्राफ्ट का। और एनी स्पेसिफिक को 35 से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है करू मौजूद, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डेड स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आईटी मंत्री मिशन में केवल चैप्टर नोट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। सर्विस मॉडल का ही काम होगा थ्रू मॉडल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी है, जिसको डिप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। और ऑनेल का तीसरा पार्ट है अवार्ड सिस्टम। इसका उपयोग मेनली नेक्स्ट 9 सेफ्टी के लिए है। अगर बाय चांस लॉन्च से लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है, तो एस्ट्रोनॉट्स इस अबाउट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार ऑनएल के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए अबाउट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब दौरान खुद ही सेफली अबाउट कर सकता है। और रॉकेट से अलग होने के बाद दौरान स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोली की रफ्तार से भी तेज गति से बढ़ेगा। वैसे इस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनियां भी सहयोगी होंगी। और एंड स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन और ऑनएल अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए स्पेसएक्स इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा। और जब और एंड स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ
डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स और एंड स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और फिर दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे और दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक दौरान स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वह वापस ऑनलाइन पर पहुंच जाएंगे और ऑयल का इस्तेमाल करके वह वापस पृथ्वी पर आ जाएंगी। लेकिन स्टेज प्रोग्राम यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि यह तो एक नए मेरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, लेकिन चांद के ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाई जाने वाली स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशंस में पृथ्वी से आने वाली प्रॉप्स गेटवे में ऐड करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहां पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वे चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वे वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चीन के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए युग की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल